गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12th के नेक्स्ट लेक्चर के संबंध में। चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत से संबंधित प्रक्रियाएं एवं उपकरण या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। हम लोगों ने पिछले दिन चर्चा की थी तत्व और तत्व प्रकृति में मिलते कैसे हैं। वह हम लोगों ने चर्चा की थी कि तत्व प्रकृति में दो प्रकार से मिलते हैं, स्वतंत्र अवस्था और जो इसको हम फ्री स्टेट भी कहते हैं, और इसके अलावा संयुक्त अवस्था अर्थात कंबाइंड स्टेट के रूप में। तो कंबाइंड स्टेट के रूप में जो तत्व मिलते हैं वो भी दो प्रकार से मिलते हैं। एक को हम लोग कहते हैं खनिज और दूसरे को कहते हैं अयस्क। खनिज, जिसे हम लोग मिनरल भी कहते हैं, वो प्रकृति में पाए जाने वाले उन सारे पदार्थों को कहते हैं जिसमें कम से कम एक पदार्थ या तत्व या कोई एलिमेंट या धातु मौजूद होता है। अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाला वह पदार्थ जो कम से कम एक तत्व को धारण करता है वो कहलाता है खनिज। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क भी एक प्रकार के खनिज हैं, लेकिन ऐसे खनिज जिनसे तत्वों का निष्कर्षण आसानी से और कम लागत में होता है। अर्थात मिट्टी भी एल्युमिनियम का एक खनिज है, लेकिन उससे हम लोग एल्युमिनियम निकालने के लिए जो विधि अपनाएंगे वो एल्युमिनियम के लागत की तुलना में कई गुना ज़्यादा महंगी हो जाएगी। लेकिन यही जो एल्युमिनियम है इसको हम लोग बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं, जो इसका एक अयस्क है, तो आसानी से और कम लागत में प्राप्त हो जाता है। तो खनिज जो किसी एक तत्व को धारण करता है, कम से कम एक तत्व को धारण करता है, प्रकृति में मिलता है। अयस्क वैसे खनिज जो तत्वों के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जिनसे तत्वों का निष्कर्षण कम खर्च में और कम लागत में होता है। इससे एक बात पता चलती है कि सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि सभी खनिज से हम लोग तत्वों का निष्कर्षण नहीं करते, लेकिन सभी अयस्क खनिज हैं क्योंकि वो जितने भी अयस्क हैं किसी न किसी तत्व को धारण करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता भी है, इसलिए इसको इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। क्वेश्चन है खनिज किसे कहते हैं? What are minerals? प्रकृति में प्राप्त वे पदार्थ जो कम से कम एक तत्व को धारण करते हैं खनिज कहलाते हैं। यह अलग बात है कि खनिज में कई प्रकार के तत्व होते हैं, लेकिन कम से कम एक तत्व को जो धारण करेगा उससे हम लोग खनिज कहेंगे। सभी खनिज अयस्क नहीं होते। These substances which are found in nature and contain at least one element are known as minerals. All minerals are not ores. या फिर हम लिख सकते हैं minerals are not ores. सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सभी खनिज अयस्क इसलिए नहीं होते क्योंकि सभी खनिजों से हम लोग तत्वों का निष्कर्षण आसानी से नहीं करते हैं। इसे हम नोट कर सकते हैं। फिर ये खनिज और अयस्क में अंतर भी पूछता है। खनिज और अयस्क में अंतर में सबसे प्रमुख अंतर यही है कि अयस्क उन खनिज को कहते हैं जिनसे तत्वों का निष्कर्षण आसानी से और
कम लागत में होता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क तत्वों का निष्कर्षण आसानी से और कम लागत में करते हैं। लेकिन जो खनिज होते हैं वो सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सभी खनिज समूह तत्वों का निष्कर्षण नहीं करते। अगला क्वेश्चन है अयस्क के संबंध में। अयस्क किसे कहते हैं? What are ores? अयस्क किसे कहते हैं? व्हाट आर ओर्स? अयस्क वे खनिज हैं जिनसे तत्वों का निष्कर्षण आसानी से और कम लागत में होता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं। Ores are the kinds of minerals by which extraction of an element is done easily and economically. All ores are minerals. सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं। अब ये जो अयस्क होते हैं इनको हम लोग कई प्रकार से बांटते हैं, जो इनके कंस्ट्रक्शन अर्थात इनके निर्माण पर आधारित होता है। तो ये जो अयस्क होते हैं इनका वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। अयस्क वर्गीकरण होते हैं निम्न प्रकार से। ये वर्गीकरण होता है उसमें मौजूद जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनके आधार पर। जैसे ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑक्साइड, सल्फेट मौजूद है तो सल्फेट कहेंगे, कार्बोनेट आयन मौजूद है तो कार्बोनेट अयस्क कहेंगे। यदि जल, रवा जल यानी क्रिस्टलाइन वाटर मौजूद है तो उसको हाइड्रेट कहेंगे। यदि नाइट्रेट मौजूद है आयन के रूप में तो नाइट्रेट अयस्क कहेंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत होते हैं। तो अयस्क का वर्गीकरण होता है कुछ इस प्रकार से। ओर्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। ऑक्साइड ओर यानी ऑक्साइड अयस्क जिसमें ऑक्सीजन हो, जैसे लोहे का अयस्क है हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, कोरंडम Al2O3 जो एल्युमिनियम का अयस्क है। इसी तरह से सल्फेट ओर जिसमें सल्फेट आयन मौजूद होता है, जैसे बेलाइट्स BaSO4, जैसे जिप्सम, जिप्सम का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में के निर्माण में भी किया जाता है। CaSO4 2H2O, इप्सम साल्ट MgSO4 7H2O, इंग्लेसाइड PbSO4। कार्बोनेट और कार्बोनेट अयस्क में आता है प्रमुखतः डोलोमाइट जो कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों का अयस्क है, लाइमस्टोन CaCO3, कैलेमाइन ZnCO3। और ये वर्गीकरण है जो कुछ इस प्रकार से होता है। सल्फाइड और सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क में प्रमुखता है जिंक ब्लेंड, अर्थात ZnS, गैलेना, PbS, सीनेबार, HgS। इसी प्रकार से आयरन पायराइट, FeS2, कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर सीनेबार और कॉपर पायराइट दोनों। कॉपर पायराइट इसका सूत्र अक्सर पूछता है। तो
तो ये है सल्फाइड ओर्स, जिंक ब्लेंड, गैलेना, सिनेवार, आयरन पायराइड्स, कॉपर पायराइड्स etc। तो अगला है जिंक ब्लेंड यानी ZnS, गैलेना यानी PbS, सिनेवार यानी HgS, आयरन पायराइड्स यानी PH2, कॉपर पायराइड्स UaPH2। इस तरह हाइड्रेट ओर जिसमें रवा जल यानी क्रिस्टलाइन वाटर मौजूद होता है। हाइड्रेट एयर्स के अंतर्गत वे सभी आते हैं जिसमें बिंदु लेकर के हम लोग H2O लिखते हैं, पहचानने का भी तरीका है। कुछ सल्फेट और हाइड्रेट एयर्स दोनों कॉमन भी होते हैं। तो हाइड्रेट ओर के अंतर्गत आता है बोरेक्स जिसे हम लोग सुहागा भी कहते हैं, Na2B4O7 10H2O, बॉक्साइड जिसे एल्युमिनियम का निष्कर्षण अपने देश में सबसे ज्यादा किया जाता है, Al2O3 2H2O। अयस्क के और भी प्रकार हैं, नाइट्रेट और नाइट्रेट अयस्क। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है चीली साल्ट पीटर। सूत्र होता है NaNO3। इसी तरह से क्लोराइड, अयस्क, जो आयन उसमें मौजूद है, जैसे इसमें सोडियम नाइट्रेट है, नाइट्रेट आयन मौजूद है। क्लोराइड अयस्क का सबसे फेमस एग्जांपल है NaCl जिसे हम लोग रॉक साल्ट भी कहते हैं, सिंधा नमक भी कहा जाता है। तो ये है अयस्क का वर्गीकरण, यानी अयस्क को हम लोग बांटते हैं उसमें जो भी आयन मौजूद होते हैं उसके आधार पर, या जो भी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उसके आधार पर। यदि ऑक्सीजन मौजूद है तो उसे ऑक्साइड, यदि क्रिस्टलाइन वाटर यानी बिंदु देके जो पानी हम लोग लिखते हैं इसको रवा जली बोलते हैं तो उसको हाइड्रेट बोलेंगे। यदि CO3 आयन मौजूद, CO3 2- आयन मौजूद है तो कार्बोनेट आयन कहते हैं उसको, कार्बोनेट आयन है तो कार्बोनेट अयस्क, यदि सल्फेट है तो सल्फेट अयस्क। इसी तरह से यदि केवल S है तो सल्फाइड अयस्क, NO3 है तो नाइट्रेट अयस्क, Cl है तो उसमें क्लोराइड, हालांकि ये Cl- के रूप में होता है, आयन के रूप में जब वर्गीकृत करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अयस्क का वर्गीकरण करते हैं और इन्हीं अयस्कों से हम लोग तत्वों का निष्कर्षण करते हैं। तो यहाँ से एक शब्द आता है कि आखिर तत्वों का निष्कर्षण होता कैसे है, तो वो शब्द है धातु कर्म अर्थात मेटलर्जी। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, धातु कर्म या धातु कर्मीय उपचार क्या है? व्हाट इज मेटलर्जी? चाहे मेटलर्जिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं इसको। तो धातु कर्म या धातु कर्मीय उपचार अर्थात मेटलर्जी या मेटलर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है? जब हम लोग अयस्क लेते हैं तो उसे धातु प्राप्त करने के दौरान कई एक स्टेप, कई एक चरण होते हैं जिनके प्रक्रियाओं के संपन्न होने के बाद अंत में हमें धातु मिलता है। तो वे सारी प्रक्रियाएं, वे सारे स्टेप्स, वे सारे प्रोसेस जिसके तहत हम लोग अपनाकर या जिस प्रक्रिया को अपनाकर हम लोग धातु को प्राप्त करते हैं उसे धातु कर्म या धातु कर्मीय उपचार या मेटलर्जिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। यानी वे सारी प्रक्रियाएं जिसमें अयस्क से लेकर धातु तक प्राप्त करने तक या होने तक जो भी प्रक्रियाएं अपनाते हैं उन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग कहते हैं धातु कर्म या फिर मेटलर्जी। तो किसी अयस्क से धातु प्राप्त करने के दौरान जिन प्रक्रियाओं का पालन होता है उन्हें धातु कर्म या धातु कर्मीय उपचार कहते हैं। All process by which a metal is obtained from their ore
are known as metallurgy। तो मेटलर्जी अर्थात धातु कर्म वह प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग किसी अयस्क से धातु को प्राप्त करते हैं। इस दौरान जितने भी स्टेप अपनाते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। धातु कर्म के दौरान निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन होता है। धातु कर्म के दौरान निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन होता है। फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड ड्यूरिंग मेटलर्जी। कौन कौन सी प्रक्रिया है? सबसे प्रमुख प्रक्रिया है अयस्क का सांद्रण। सबसे पहला जो स्टेप है यही है, इन सबका आगे हम लोग जिक्र करेंगे। अयस्क का सांद्रण अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। दूसरा स्टेप जो हम लोग अपनाते हैं वो है अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, इनकी भी अपनी अपनी विधियां हैं, इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कन्वर्सन ऑफ ओर इन ऑक्साइड्स। इसके बाद तीसरी जो विधि है वो है प्रगलन या प्रद्रावण। तीसरा है प्रगलन, इसे प्रद्रावण भी कहते हैं, स्मेल्टिंग। इसे हम लोग रिडक्शन भी कहते हैं क्योंकि इस दौरान अवकरण की प्रक्रिया होती है अर्थात रिडक्शन की प्रक्रिया होती है। लेकिन सामान्यतः इसका नाम प्रगलन या प्रद्रवण है या प्रद्रावण भी बोलते हैं। और अंतिम स्टेप है धातु का शोधन। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। इतनी प्रक्रियाओं को अपनाने के बाद हमें धातु किसी अयस्क से प्राप्त होता है और इन सारे स्टेप को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? धातु कर्म या धातु कर्मीय उपचार, मेटलर्जी या फिर मेटलर्जिकल ट्रीटमेंट। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब करें।